हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं समकालीन चुनौतियों के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो अभी शांति का चैप्टर चल रहा था, तो यहाँ पे हमने अभी इसकी जो कुछ बातें थी कि किस आधार पे शांति हम अपना सकते हैं, कैसे क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ रहा है। और शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे अंदर शांति है सो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा है, शांति है। ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि अपने एक राष्ट्र का, उसके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो जब एक वैश्विक शांति का हम अनुभव करेंगे तभी हम एक कह सकते हैं कि हाँ शांति है। ठीक है, तो यहाँ हम इतिहास या बात करें राजनीति या हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हम अपने तक उसे लिमिट नहीं रखते हैं कि यहाँ तक सिर्फ हमें खुशी मिल रही है तो शांति है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम खुश होंगे, आप खुश होंगे और आगे वाले खुश होंगे तो खुशहाली आती है, शांति आती है। और हमने देखा भी था जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक आर्थिक समृद्धि होता है, आर्थिक विकास होता है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि आपने मतलब ठीक है कि किसी भी तरीके से जो भी कुछ उसके फाइनल रिजल्ट आते हैं उस पर आप बेस मान सकते हो, लेकिन आर्थिक जो विकास होता है तो उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब उसमें आर्थिक विकास का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि पूरा होल विकास। आर्थिक समृद्धि का मतलब कि ठीक है आपके पास समृद्धियाँ हैं, ठीक है कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आपका एनपीए बढ़ रहा घट रहा है, या आपका एनएनपी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उससे आप कह सकते हो कि आर्थिक समृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हमारे देश में रहने वाली पब्लिक के पास पैसा तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको पता है कि खुशहाली इंडेक्स निकाला जाता है, कई सारे इंडेक्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए निकाले जाते हैं ताकि पूरा समझ में आ सके कि आखिर आर्थिक विकास किससे बनता है। तो आर्थिक विकास सिर्फ एक उससे मापदंड से नहीं तैयार किया जाता, इसके कई आयाम होते हैं और उन सारी बातों को आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों बताया इसे, क्योंकि शांति को कहीं ना कहीं हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि देश में शांति रहती है, देश की पब्लिक को कहीं ना कहीं संतुष्ट रहती है, तो हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आता है कुछ चुनौतियाँ क्या थी। तो क्या होता है कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन ने क्या किया था कि अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे यदि हम देख तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो यूएन ने क्या किया कि अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन क्या होता है कि शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में वह सफल नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इसके बजाय दबंग राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है और क्षेत्रीय सत्ता संरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी उसने क्या किया कि अपनी प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा है। और इसके लिए क्या होता है कि उन्होंने सीधी सैनिक कार्यवाही का भी सहारा लिया है और क्या होता है कि विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ऐसे आचरण का ज्वलंत उदाहरण यदि हम देखते हैं तो अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताज़ा हस्तक्षेप है। और क्या होता है कि इससे उभरे युद्ध में बहुत सी जानें यानी कि क्या हो गया है कि गई है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएन ने भी कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए, चलाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो ये सब नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उन्हें पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाती है। इसका सीधे ओवरऑल मतलब आप ये निकाल सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जैसे आतंकवाद के उदय का एक कारण आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी है। तो आतंकवाद कब उदय होता है, आतंकवाद का जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। देखिए हर एक के पीछे तो कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक है, यदि हम कोई बेहतर काम कर रहे हैं हमारे भी पीछे कोई बहुत बड़ा वाई होगा, यानी कि क्यों होगा कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे तो बाद में आएगा, लेकिन क्यों इस काम को हम कर रहे हैं, क्यों करना ज़रूरी है, हर एक के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास जब तक आपका क्यों स्ट्रांग नहीं होगा, वाई स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है आप भी कुछ ना कुछ सोच के कर रहे होंगे, जो भी जितने भी एस्पिरेंट है उनके दिमाग में यही चलता है कि मतलब ये चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और सबसे पहले कहीं भी हम जा रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे पास इस क्यों का आंसर होना चाहिए कि हमें यूपीएससी करनी है तो क्यों करनी है।
और ये क्यों ना बड़ा बहुत तगड़ा वाला होना चाहिए आपके पास, और यही आपको मोटिवेट करेगा कि हमें ये लोगों को दिखाने के लिए करना है, लोगों की सेवा के लिए करना है। मतलब जो भी आपका होगा कि आपको ये करना क्यों है, तो बस इतना है कि इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी इस तैयारी में आप पूरी मन लगा के अपना पूरा 100% दे पाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि आतंकवाद हुआ, मतलब आतंकवाद क्या, कोई भी चीज़ें आप ले लो, उदय होता है उनका तो किसी मतलब रीजन होता है। हम पैदाइश ही नहीं सोचते कि हम आतंकवादी बनेंगे या नक्सलवादी बनेंगे, लेकिन कुछ कमियों का अभाव ऐसे होता है, कुछ हमारे पास ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि हमें मजबूर कर देती हैं उस रास्ते पे जाने के लिए जहां हम कतई नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी में भी यही है कि एक आक्रामक कार्य जो राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी होता है, और प्रायः आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। और क्या होता है कि 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा क्या किया गया था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र का ध्वस्त किया जाना, और इस अमंगलकारी वास्तविकता भी मतलब वास्तविकता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है कि इन ताकतों द्वारा अति विध्वंसक जैविक, रासायनिक और परमाणविक हथियारों से इस्तेमाल की आशंका दहला देने वाली है। मैंने इसी चैप्टर पे आपको जो युद्ध के थे कि आप किस तरीके से लड़ सकते हैं बताया था उसमें, कि हम परमाणु हथियार यूज कर सकते हैं, जैविक हथियार यूज कर सकते हैं, रासायनिक हथियार यूज कर सकते हैं, और जैविक हथियार मैंने बताया था कि परमाणु बम से भी खतरनाक होता है। और जैविक हथियार के चलते फिर वो जो एक तो हथियार तो किसी के सगे नहीं होते, लेकिन ठीक है कि हमने परमाणु बम फेंका तो हम ऐसे फेंकेंगे ना कि हमारी बचत हो जाए, लेकिन गलती से यदि जैविक हथियार आपने इस्तेमाल किया ना तो आप बचने वाले हो, ना तो फिर दूसरे बचने वाले हैं। क्योंकि उसका मैंने ये भी आपको बताया था कि ये चीज़ें लैब में तैयार होती हैं। जैसे कोरोना वायरस का आपने बहुत सुना होगा कि चीन के वुहान में जो लैब है वहाँ पे ये तैयार किया जाता है। तो सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, जितने आपके वायरस हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, आपका जितने भी वायरस हैं वो सारे तैयार किए जाते हैं। और एक भी छोड़ दिया गया ना तो सिर्फ एक कंट्री को नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने वाला है। और आज उसकी बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है कि ना तो हमारी किसी हथियार से लड़ाई हो रही, ना तो किसी औजार से लड़ाई हो रही, और ना तो मुंह जवानी हमारी लड़ाई हो रही। हम ऐसा ये हथियार है कि बिना बोले ही साइलेंट किलर, आप इसे कह सकते हो कि बिना बोले ही ये हमें मार रहा है। हमने आपसे बोला भी तो हमें बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यदि आपको है वो हमें भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अब क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, और आतंकवादियों के लिए तो उनका अपनी जान तो खैर प्यारी होती नहीं है, उनका ये रहता हम तो मरेंगे, साथ में बहुतों को लेके मरेंगे। पुलवामा हमला हुआ था तो जो करने वाला था तो वो भी साथ में ही मरा था, ऐसा नहीं कि वो जिंदा बच गया था, और वो खुद मतलब अपनी मौत को वो हथेली पे लेके ही गया था कि अब मरना तो है ही से। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है यहाँ पे कि वैश्विक समुदाय धौंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल है, और वह अक्सर क्या करती है कि नस्ल संहार अर्थात किसी समूचे जन समूह के व्यवस्थित संहार का मूक दर्शक बना रहता है। ये क्या होता है कि खास करके रवांडा में साफ तौर पर दिखा, और इस अफ्रीकी देश में 1994 में तकरीबन 5 लाख तुत्सी लोगों की ये उनकी अपनी कोई समुदाय होती होगी तुत्सी। इसमें क्या बताया गया कि 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला था। ठीक है, हुतू भी एक समुदाय है, ये भी एक समुदाय है। तो तुत्सी समुदाय को हुतू समुदाय वालों ने क्या किया था, मार डाला था। 1994 की ये घटना है। और उसके बाद क्या होता है, हत्याकांड के आरंभ होने से पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और इसके भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद क्या हुआ कि कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, और संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया कि रवांडा के खून खराबा को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसने भी हाथ खड़े कर लिए कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें मरना है तो मर जाओ। ठीक है, तो उसने भी ऐसा कर दिया, क्योंकि वो भी अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यूएन एक ऐसी संस्था है जो कि हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं उसे अपना योगदान देना पड़ता है, और वही एक है कि जब वैश्विक कोई भी समस्याएं आ रही है तो फिर वहीं पे हर एक देश जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक गांव का मुखिया होता होगा, हम उसके
किसके पास जाते हैं, तो हमारे देश का भी मुखिया एक, तो देश की समस्या लेके हम उनके पास जाएंगे, अपने राज्यों की समस्या लेके। लेकिन अलग अलग कंट्रियों में जब समस्याएं हो रही फिर किसके पास जाएंगे? तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई अभी है नहीं, हमारे पास यूएन है जहाँ पे हम जा सकते हैं। अलग अलग कंट्रियाँ जो है, तो कोई भी यदि प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ पे आप जा सकते हो और सॉल्यूशन वहाँ पे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मतलब शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है, यानी चुका हुआ सिद्धांत है, तो हमेशा कह दे कि शांति हम नहीं प्राप्त कर सकते, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, जापान और कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया और विश्व के अनेक हिस्सों में परमाणविक हथियार से युक्त क्षेत्र बने हैं, जहां आणविक हथियारों को विकसित और तैनात करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी लगी है। और आज इस तरीके से क्या हुआ कि अच्छा क्षेत्र हैं जिनमें क्या होता है कि ऐसा हुआ है या इसकी प्रक्रिया चल रही है, इसका विस्तार दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र और मंगोलिया तक है। और सोवियत संघ के 1991 में क्या हुआ था, विघटन से अति शक्तिशाली देशों के बीच सैनिक प्रतिद्वंदिता, खासकर परमाणविक प्रतिद्वंदिता पर पूर्ण विराम लग गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रमुख खतरा समाप्त हो गया है, ठीक है। तो कुछ देशों ने क्या किया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि चलिए ठीक है, हम तो या तो सैनिक ही नहीं रखेंगे या यहाँ पे ना तो हमारी सैनिक होगी, ना सेना रखेंगे, ना हथियार रखेंगे। और कुछ है कि हथियार रखना भी है आपको, तो उसमें से कुछ ट्रीटी वगैरह साइन करनी पड़ती है कि हथियार हम रखेंगे लेकिन अनावश्यक इसका यूज नहीं करेंगे। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पढ़ते हैं, पूरी सारी बातें उससे समझते हैं कि किस तरीके से हमें, मतलब इसमें ऐसे नहीं कि भारत के पास बहुत सारे हथियार है या अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार हैं तो बिना मतलब का वो किसी पे ही हमला कर देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने हथियारों को वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता है। यदि आप अपने आत्मरक्षा के लिए करिए, लेकिन आप पहले से हथियारों का यूज करें, ऐसा नहीं है। ट्रीटी वगैरह बाकायदे साइन होती है, जिसके पास होते भी हैं हथियार वगैरह, तो यहाँ पे जिसका जब मन किया तब आप नहीं चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा समकालीन युग शांति को बढ़ावा देने के लक्ष्य को लेकर होने वाली बहुतेरी लोकप्रिय पहलकदमियों का क्या किया, साक्षी बना हुआ है। और यहाँ पे होता क्या है कि इन सभी को प्रायः शांति आंदोलन कहा जाता है, यानी कि जो ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक टाइम बाद क्या होता है ना, सबको मतलब आदमी न्यूट्रल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा रहता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम से रहता है कि बस सब सीधे ही क्या करना, मतलब मार काट सवार रहता है। कुछ टाइम बाद हमारा भी पानी ठंडा हो जाता है, उनका भी पानी ठंडा हो जाता है, फिर लगता है यार ये सब तो बेकार है, कुछ अलग ही तरीका सोचा जाए। एंड उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध आपने यदि पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ गया कितना भयंकर युद्ध हुआ था। एक देश नहीं शामिल था, पूरा विश्व शामिल था इसमें, ठीक है। कुछ आप छोड़ दीजिए तो पूरा विश्व ही शामिल था, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब इतने सारे, मतलब पूरे विश्व में तबाही मची हुई थी, और उसके बाद फिर कौन चाहेगा कि अब भी फिर से हम लड़ाई लड़ना शुरू कर दें। तब तो हम फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर एक कंट्रियों में काफ़ी सारे IMF वगैरह जो है, हमारा वर्ल्ड बैंक वगैरह है, इन सब की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि आप लिंक कर सकते हो कि हमने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा कि 1944-45 में हमने देखा कि IMF वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हो रही है इसी के तहत हो रही है। तो बिल्कुल आपको भूल भी रहा ना तो आपको क्लियर याद आएगा कि यार हमने तो द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अब हो रही जाके। और इसी टाइम इनका कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संगठन है जिनका गठन किया गया था। तो बिल्कुल आपको वो माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, कहानियाँ क्लियर होंगी कि जब ऑब्वियस युद्ध होगा, तबाही मचेगी, तो आर्थिक तंगी, सामाजिक तंगी, हर एक तरीके की तंगी आनी है। और उसको सुधार करने के लिए तो फिर कुछ इकोनॉमिकली सेक्टर में सुधार किया जाएगा, कुछ सोशल सेक्टर में सुधार किया जाएगा। तो उनके लिए क्या क्या बनाए गए थे, कैसे कैसे था, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी और दोबारा रिवाइज भी नहीं करेंगे ना, यकीन मानिए बिल्कुल भी आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा।
यदि आप रिवाइज कर भी नहीं पाते, कहानी आपकी बिल्कुल सीक्वेंस में बैठती जाती कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, उसके आगे पीछे की क्या कौन सी घटनाएं घटी, कौन से संगठन फिर बनाए गए, क्या सुधार किए गए, कैसे किया गया, तो वो उससे हमारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस में चलती हैं, याद भी रहती हैं, हम थोड़ी कहानी को लिंक भी कर पाते एक दूसरे से, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब क्या आता है यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि इन सभी को प्रायः हम शांति आंदोलन मतलब कह सकते हैं। और पहले क्या होता था कि पहले विश्व युद्ध के कारण हुए विध्वंस से इस आंदोलन को प्रेरित किया, और यह सबसे जोर पकड़ता गया, और राजनीतिक तथा भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया के बड़े पैमाने पर इसने क्या किया, अनुयायी पैदा किए, और इस आंदोलन को विभिन्न तबके के लोगों ने बढ़ावा दिया, जिनमें लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार, पुजारी, राजनेता और मजदूर सभी शामिल है। इसका लगातार विस्तार हुआ, और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे अन्य आंदोलनों के समर्थकों से क्या किया गया कि पारस्परिक फायदेमंद जुड़ाव होने से क्या हुआ कि यह और अधिक सघन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि इस आंदोलन ने क्या किया कि शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का भी सृजन किया, और इंटरनेट जैसे संप्रेषण के नए माध्यम का कारगर इस्तेमाल भी किया गया। तो यहाँ पे कब कारगर हुआ, ये कब इस्तेमाल किया गया, कब हमें शांति का अनुभव हुआ, पहले ही विश्व युद्ध से हो गया था कि भैया अब शांति की ज़रूरत है, अब हमें शांति के लिए कहना नहीं, हमें आगे उठ के आना पड़ेगा, शांति आंदोलन हमें करना पड़ेगा। और बाद में तो आप देख ही रहे को धीरे धीरे कैसे कैसे हो रहा है, और कैसे शांति पाने के लिए या कुछ करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है। अब आता है फाइनली हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, और इसमें क्या होता है कि इस अध्याय में हमने जो भी सीखा कि शांति के विभिन्न पहलुओं, इसके अर्थ, मतलब इसके सामने की बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियों तथा इसके लक्षणों की तहकीकात की है। और हमने देखा कि शांति के क्रियाकलापों से सद्भावपूर्ण भावना, यानी कि यदि हम बात करें तो सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंध के सृजन और संवर्धन में क्या हुआ कि अविचल प्रयास शामिल होते हैं, जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक उनके अवरोध हैं, ये सारे अवरोधक है शांति के मामले में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण दोनों है, और नस्ल नरसंहार, आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को मतलब धूमिल करता है। शांति की खोज को राजनीतिक कार्यवाहियों के साधन और साध्य दोनों को ही रूपांतरित करना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने पूरा देखा साधन और साध्य किस तरीके से क्या है कि यहाँ पे हमें कैसे एक देश में, एक राष्ट्र में खुशहाली बना सकते हैं, शांति बना सकते हैं। एंड इस चैप्टर का जो आपने पूरा सेंस यदि निकाले तो कहीं ना कहीं इसमें जो अवरोधक है वो हमने देखा कि कौन कौन से अवरोधक हैं या कैसे इसमें उत्पन्न होते हैं, एंड कैसे इसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि जब हम इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर्थिक विकास का मतलब, जब भी आपसे कोई पूछे तो सिर्फ आप ये मत कहिएगा कि हमारी जेब का पैसा बढ़ रहा है तो हमारा विकास हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने खुद से सोचिए ना, बिल्कुल जितने भी चैप्टर पढ़िए आप इकोनॉमिक्स भी हम बहुत अच्छे तरीके से ना अपने से ही रिलेट करके पढ़ सकते हैं। सीधा सा फंडा है यार कि हमारे पास यदि पैसा आ रहा है तो हम कहाँ से किस एंगल से खुश हो सकते हैं। हमारे घर में खुशहाली नहीं है, हमें जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। पैसा तो आ रहा ठीक है, लेकिन हमें जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहा। हमें पैसा बहुत आ रहा, हमारे घर के हर एक मेंबर में कड़वाहट है मन के अंदर, कोई ना कोई बातें अंदर उनकी छुपी हुई हैं, कोई ना कोई बातें उन्हें कचोट रही है, वो खुश नहीं है। हम कैसे कह दें कि हमारे घर का विकास हो रहा है? क्योंकि हम और आप एक घर में रह रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, बहुत पैसा में लबालब भरा हुआ घर, लेकिन ना तो आप खुश हो ना हम खुश हैं। हमारे मन में भी वही कपट भरा हुआ, आपके मन में भी वही चल रहा। तो ऐसे में हम कैसे यार मान लें कि हमारा विकास हो रहा? कहाँ से विकास हो रहा? आप कुछ और करना चाह रहे हो, हम कुछ और करना चाह रहे हैं। ऐसे में सिर्फ हम कह दें कि आर्थिक विकास हमारे देश का या किसी भी कंट्री का हो रहा, तो ये तथ्य पूर्ण रूप से गलत है कि ऐसे नहीं हो सकता। आपके पास पैसा आ रहा, आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, लोगों को खुश नहीं रख सकते हो। लोगों को खुश रखना
सिर्फ पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और वो आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपने रमेश सिंह पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वहाँ से आप आई होप कि समझ चुके होंगे, और नहीं पढ़ी है आप तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये चैप्टर जो है वो आज हमारा ख़त्म होता है। और यहाँ पे मुझे माफ़ करिएगा, मैं 2-3 दिन से आपका कमेंट अभी नहीं ले पा रही हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहिए। मैं कमेंट देख के आपका रिप्लाई, सारे जितने भी हैं मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैडम ने रिप्लाई नहीं दिया। और जो भी है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन वगैरह हो, बिल्कुल आप पुटअप करते रहिए। जैसे ही मैं देखूँगी उसे कमेंट, थोड़ा सा मेरे मोबाइल में इशू है, ठीक है। तो अब मतलब इसकी स्टोरेज इतनी नहीं है, तो कुछ मतलब मैंने उसे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब ये है कि मोबाइल की सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। लेकिन कोई नहीं, जल्दी ही मैं पूरा वो करूँगी, आपका देखूँगी, और उसके बाद पूरा मैं उसका आपके जितने भी डाउट है आंसर ज़रूर दूँगी। और ऐसा आज तक ना हुआ है कि मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर ना दूँ, और ना होने वाला है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, हम जल्दी आपके सारे सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो भी हो सवाल होंगे, और नहीं होंगे तो फिर क्या देंगे, ठीक है। लेकिन होंगे यदि, और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल हो सकते हैं आप लोगों के माइंड में, क्योंकि ये जो चल रहा है तो सवाल तो बिल्कुल पैदा होना बनता ही है। और कोई पॉलिटी पढ़े उसमें सवाल ना हो ना, पर मतलब एक आप साइंस पढ़ो उसमें कोई क्वेश्चन ना आए, मतलब साइंस पढ़ो और ये पॉलिटी हो गया आप इसे पढ़ो, इसमें कोई क्वेश्चन ना आए ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। चलो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा। हम मैथ पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा, सीधे सीधे फार्मूला लगा दिए। अब मान के चलिए कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एक हमने बात उठाई तो दूसरा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। हमने साइंस पढ़ा तो हमने पढ़ा कि ये हमारा मतलब कि हैंड है, अब हैंड के बारे में ही हमें पढ़ना, या ईयर है हमारा, उसमें ही हमारे इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और हमारे मन में चलता रहेगा मतलब ये भी जान ले, ये भी जान ले, ये भी जान ले। ये कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं ये वाले, साइंस वाले जो होते हैं, और पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी पॉलिटी भी है कि आप राजनीति देखते हो, राजनीति सुनते हो, राजनीति कभी करने की कोशिश भी कर सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन तो माइंड में बनने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन आप पूछिए, हम उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।